पर्यावरण के बारे में यहाँ उपस्थित लोग मेरे से कई गुना ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप अपने हाथ से और मन से खुद काम कर रहे हैं। और जैसा आपने सुना है कि भीलवाड़ा का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, चरागाह विकसित हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। जहाँ मौलाना साहब ने बताया था कि पानी रेलगाड़ियों से लाया जाता था, मैं समझता हूँ इस प्रकार का काम यदि हम सब करने लग जाएं तो पर्यावरण को हम बहुत कुछ जो इसकी क्षति हुई है उसमें सुधार कर सकते हैं। पर्यावरण का क्षरण कई प्रकार से हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं। मित्रों, हम सबका, जैसे मैंने कहा कि हमारा भगवान पेड़ है। पेड़ को हम भगवान क्यों कहते हैं, क्यों कहना चाहिए? क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन देता है जो प्राण वायु है, और उसके बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए हमारे जिंदा रहने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो फिर पेड़ को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। तो आप प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या, मैं कनाडा की बात करता हूं तो वहां 10,163 पेड़ है प्रति व्यक्ति। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां 6,000 है प्रति व्यक्ति। मैं अफ्रीका की बात करता हूं तो लगभग 3,000 है प्रति व्यक्ति। और जब हिंदुस्तान की बात करता हूं तो प्रति व्यक्ति पेड़ है 28। और राजस्थान की बात करें, आंकड़े निकालें तो वो संख्या उससे भी कम है। फलौदी का तापमान 53 डिग्री पहुंच गया था। ये संकेत है कि खतरे की घंटी बज गई है। हमको सतर्क होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, नहीं तो मानवता को खतरा अब हो रहा है, खतरा अपनी तरफ दौड़ रहा है। अब ये तापमान क्यों बढ़ा, इस बारे में हमको सोचना होगा। क्योंकि पेड़ों की कमी के कारण से जो पेड़ शीतलता देते थे धरती को, वो कम हो गए पेड़, इसलिए धरती को शीतलता नहीं मिल पा रही। इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमको धरती का तापमान भी कम करना है। और धरती का तापमान छाया से ही कम होगा नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त भी पेड़ 3500 लीटर पानी हर वर्ष और जमीन में रिचार्ज करता है। जब जमीन में रिचार्ज पानी होता है, उससे भी धरती का तापमान कम रहता है। इसलिए मित्रों, मेरा निवेदन इतना सा है कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में हम नासमझी में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी ओर खतरा बढ़ता जा रहा है। हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि धरती का तापमान कम कैसे हो, धरती का पानी का रिचार्ज कैसे हो। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने पड़ेंगे, काटने पर पूरी पाबंदी लगानी पड़ेगी। हम सबको खुद को रोकना पड़ेगा, तब जाकर के हम पेड़ों को बचा सकते हैं। पेड़ सामान्य पेड़ नहीं होते हैं। मैं आप सब लोग को जानकारी देना चाहता हूं, मैं तो वैसे दोहरा रहा हूं, आप सब लोग को पता है कि पेड़ अपने जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करता है। एक पेड़ उसके एक साल में लगभग 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। एक पेड़ लगभग 20 किलो अपशिष्ट को सोखता है। ये पेड़ अपना काम करता है। और पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पेड़ धरती माता के श्रृंगार है, और इसलिए भारत माता का श्रृंगार हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि भारत माता हमको सब कुछ देती है, क्या नहीं देती? ये हमारा मलमूत्र सहती है। पानी की हमारे कमी हो जाए तो इसकी छाती में बड़े बड़े छेद करके मशीनों से हम पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं।
जब बांधों और नदियों से एक जैसे दूसरी जगह पानी ले जाना हो तो नहरों का निर्माण करते हैं। क्या नहरें खोदते समय या इसकी छाती में छेद करते समय भारत माता को नुकसान नहीं होता है, कष्ट नहीं होता होगा? कष्ट होता है। फिर ये भारत माता बोलती नहीं है, हमको कहती नहीं है। वो ऐसा सोचती है कि मेरे बच्चों को ये एहसास हो गया कि मैं दुखी हूं, तो यदि हमसे मेरे से पानी लेना बंद कर देंगे, यहां एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना बंद कर देंगे, तो ये तो प्यास के कारण से मर जाएंगे, खाद्यान्न के अभाव के कारण से मर जाएंगे। इसलिए भारत माता ये सब कुछ सहकर भी हमको जिंदा रखने का प्रयत्न करती है। तो फिर हमारा दायित्व तो क्या बनता है? हमारा दायित्व ही कुछ बनता है इस भारत माता के प्रति। उस दायित्व को हमको समझना होगा कि जब भारत माता हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि भारत माता के श्रृंगार को हम कम न करें, इसमें न्यूनता न लाएं। ये भारत माता का श्रृंगार पूरी तरह से हरा भरा श्रृंगार, ये धरती माता हरी भरी दिखाई दे, इसलिए हम पेड़ लगाते रहें, काटे नहीं, उनको नुकसान न करें। ये सब हम लोगों को करना होगा। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने इस बात का वर्णन किया है कि पॉलीथीन मानवता का दुश्मन है। इससे बड़ा दुश्मन मैंने तो कोई अभी तक देखा नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पॉलीथीन में आप कोई खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ रखते गरम, तो उसके कुछ पार्टिकल्स उसमें घुल जाते हैं। जब उसको पीते या खाते हैं तो हमारे पेट में जाते हैं। उसके कारण से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा होती हैं। डिस्पोजल आइटम्स, कोई कहते हैं कागज का है, कागज का नहीं है। कागज की एक बाहर की परत हो सकती है, लेकिन अंदर जो परत होती है पॉलीथीन की परत होती है। जब गर्म खाद्य सामग्री या पेय उसके संपर्क में आता है तो उसमें उसके माध्यम से पेट में कैंसर जैसी बीमारी घुस जाती है। पॉलीथीन का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। मित्रों, पॉलीथीन को जला देते हैं तो मीथेन जैसी गैस निकलती है, जो काफी जहरीली गैस होती है। वो जहां ज्यादा गंद, क्योंकि फिर पॉलीथीन को हम ऐसे फेंक देते हैं तो कई बार नाली में फंस जाती है। फिर नाली का जितना भी कीचड़ या गंदगी होती है रोड पर या गरियाले में आती है, और उस वहाँ मक्खी मच्छर बैठते हैं। फिर वो सब मक्खी मच्छर उड़ के हमारे घरों तक जाते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों में बैठती है, और फिर वो गंदगी सारी हमारे पेट में जाती है। फिर गंदगी दिखाई देती है वहाँ पॉलीथीन के कारण से। तो जहाँ ज्यादा गंदगी होती है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होना कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, जो जहरीली वायुमंडल में घूमती है और वो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, और वो कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। गंदगी के कारण और पॉलीथीन और ये जो डिस्पोजल आइटम्स कहते हैं, इसके कारण से और भी कारण हो सकते हैं। इसके कारण से 7.5 लाख लोग राजस्थान में हर साल मरते हैं। अब आप सोचोगे कैसे, क्या कह रहा है? अधिकांश बीमारियों की जड़ यही है। दूसरी तरफ इधर हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो जमीन में फेंक देते कहीं कहीं, वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, खेतों में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उसके कारण से जो हमारी खाद्यान्न पैदा होता है कुछ अंश उसमें भी रहता है, और जो उसका उपयोग करते हैं तो लंबे समय तक कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसलिए पॉलीथीन से दूसरी बात, मांसाहारी लोगों के लिए भी वो कोई जानवर खा जाते हैं, समुद्र में मछलियां खा जाती है और कुछ खा जाती है। जब उसको उपयोग करते हैं तो उनसे भी कई सारी बीमारियां होती है। कि मैंने पहले कहा था कि जो हमारी भारत माता की मिट्टी है, जो खेती योग्य मिट्टी है, ये रासायनिक खाद्यों के कारण से, पेस्टिसाइड का कारण से इसकी जो खाद्यान्न पैदा करने की ताकत थी, यानी उर्वरा शक्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
कुछ दिन ऐसे आने वाला जब भारत माता हमको कहेगी भैया मेरी मिट्टी खराब हो गई है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, बिल्कुल खराब हो गया है, और ये धरती माता कहेगी मैं तुमको अब खाद्यान्न देने में असमर्थ हूँ, और दुखी होकर कहेगी कि दुर्भाग्य मेरा, मेरे बच्चों को मैं भूख से मरते हुए देख रही हूँ क्योंकि खाद्यान्न नहीं है। और उसका इलाज कहाँ कराने जाए, कौन सा अस्पताल में जाए, कौन इंजेक्शन लगाएगा, कौन टेबलेट देगा, कैसे उसका ठीक होगा? उसका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए केवल गौ माता है, उसका स्वास्थ्य ठीक कर सकती है गोबर से और उसके मूत्र से। पर गौ माता तो हमने पॉलीथीन से मार दी। दूसरी बात, गौ माता को खुला छोड़ दिया, अपनी आंखें बचा करके तस्कर उठा के ले गए, बूचड़ खाने में जाके काट दिया और खा गए, गौ माता मर गई। गौ माता नहीं रहेगी तो अब खेती कैसे होगी? क्योंकि स्वास्थ्य ठीक कौन करेगा? गौ माता ही तो कर सकते मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक। अब स्वास्थ्य तो ठीक नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं जैविक खेती कर लो, तो जैविक खेती के लिए भी गौ माता के गोबर की जरूरत होगी, उसके बिना वो आप जैविक खेती नहीं कर सकते। इसलिए गौ माता को बचाना जरूरी है, गौ माता को बचाना जरूरी है। तो फिर पॉलीथीन से, डिस्पोजल से, इस प्रकार के आइटमों से हमको दूरी बनानी पड़ेगी। बड़े प्रगतिशील हो गए ना, हम लगातार सोचते कि कौन थैला लेके जाएगा, कौन जाएगा। हम तो जाते दुकान पर जाते, भैया इतना सामान ये दे दो, थर पॉलीथीन में रखता है, हम लटका के आ जाते हैं। हमारी थोड़ी सी जो शर्मिंदगी होती है, उसके कारण से हम लाखों लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि लोग हमारा अनुसरण करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे छोटे हमारा अनुसरण करते हैं, और हम लगातार हमारी पीढ़ियों को कहेंगे कि भैया पॉलीथीन का उपयोग करने से हमारे को बहुत आराम रहता है, तुरंत ही हम सब प्रकार की सामग्री कहीं से भी लेके आते हैं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो पॉलीथीन का उपयोग, डिस्पोजल का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग और खेतों में रासायनिक खाद का जो उपयोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए दुखदायी है। यही नहीं है, इसी कारण से मिट्टी खराब हो जाती है, तो पानी भी, क्योंकि नीचे परकुलेट होता है, तो पानी भी दूषित हो जाता है। जब पानी भी दूषित होता है, जब हम कई बार ये कहते हैं ट्यूबवेल का पानी अच्छा होता है, ये सच है कि ट्यूबवेल का पानी अच्छा होता है, लेकिन लगातार इस प्रकार की गंदगी, इस प्रकार की रासायनिक खाद से होकर के जब पानी नीचे जाएगा तो वो भी दूषित हो जाएगा, उससे भी मरने की संभावना हमारी बनती है, बीमार होने की हमारी संभावनाएं बनती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कई बार कहता हूँ, मैं स्वयं अपने से भी कहता हूँ, लोगों में चर्चा करता हूँ, जब यही कहता हूँ कि इनका उपयोग मत करो। गांव वाले ने कहा मेरे से, कई लोग कहते हैं पढ़े लिखे भी, ये सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? सरकार बंद कर देगी तो सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, मैंने 4 महीने लगभग पहले राजस्थान में सारे पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरर्स और डिस्पोजल के मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया। विधि सम्मत राजस्थान में एक भी नहीं है। स्टॉकिस्ट को बुलाया, विधि सम्मत एक भी नहीं है। चोरी छिपे तो बहुत सारे हैं। मेरे को जिला कलेक्टर ने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। अब मैंने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि अपनी टीम को लगाइए, शहर में, कस्बे में, गांव में बड़े स्टॉकिस्ट कौन कौन है उसकी सूची बनाइए। एक बार तो उनको समझाइश करेंगे, बुलाएंगे और कहेंगे इसमें ये नुकसान होता है, आप दूसरा व्यवसाय अपनाइए। निश्चित रूप से समझदार होंगे, हमारी बात को मानेंगे। यदि 1-2 बार में नहीं माना तो फिर कानून है हमारे पास, कानून से हम मनवाएंगे, पर पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने देंगे। हम समझाइश के दौर के बाद समाप्त करेंगे। परंतु इस प्लास्टिक पर, इस पॉलीथीन पर हमला चारों तरफ से करना पड़ेगा, चारों तरफ से हमला करना पड़ेगा। आप जानते हो कि मेरे को एक आदमी ने कहा जी आपके कहने से क्या हो जाते हैं, तो 500 गिलास कहां से लाएंगे, 500 थाली कहां से लाएंगे, 500 दोने कहां से लाएंगे? तो हमने सब लोगों को बर्तन बैंक बनाई है, गांव गांव में बर्तन बैंक बनाई है। एक थाली, एक गिलास, एक चम्मच और 3 कटोरी 200 रुपये में आ जाते हैं। मैंने कुछ गांव में कहा, तो गांव वालों ने स्वयं आगे रह करके गांव में गया, तो उन्हें 5000 थाली बर्तन के सेट हमको उपलब्ध कराए। हमने कहा तुम रखो, तुम्हारी ग्राम पंचायत गांव गांव में बांट दो।
हर गांव में या पंचायत पर एक उसी व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति रख दो, नॉमिनल किराया रखो ताकि उसका वेतन मजदूरी निकल जाए और कभी कभी साफ सफाई ना हो तो उसको धुलाई हो जाए, ऐसा करो। तो कुछ गांव में ये हो गया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि गांव गांव में बर्तन बैंक बन गए हैं तो मैं समझता हूं आधी सफाई हमारे गांव की स्वतः ही हो जाएगी और पॉलीथीन जो हमने बंद कर दिया तो मैं समझता हूं 70% सफाई अपने आप हो जाएगी, ज़्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया है कि आने वाले 2 वर्षों में स्वच्छता के मामले में राजस्थान हिंदुस्तान में प्रथम स्थान पर होगा और इसलिए काम प्रारंभ कर दिया है। हिंदुस्तान में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी या निर्माण जितने विभाग होते हैं उसमें बीएसआर रेट होती है, उसी प्रकार से हमने सफाई के मामले में बीएसआर रेट तय कर दी। हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं है पर यहां हमने कर दी। सारी पंचायतों में टेंडर कर दिए हैं और हमने ये भी सोचा कि मजदूरों का शोषण ना हो, इसलिए ये कह दिया हमने कि जो अर्धकुशल श्रमिक है उसको कितना पैसा देते हैं उतना पैसा उनको मिलना चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, छुट्टियों को दिन का भी ओवर टाइम देना पड़ेगा। उस हिसाब से एक मजदूर को मेरा अनुमान है 11,000 से लगाकर 13-14 हज़ार तक प्रति माह पड़ेगा। जब 13-14 हज़ार तक उसको पड़ेगा तो मन से मजदूरी करेगा। अभी क्या है, गाँव में 2,000 रुपये दे दी, 3,000 रुपये दे दी, 4,000 रुपये दे काम करना चाहते हैं तो उसका बच्चों का पेट ही नहीं भरेगा तो काम कैसे करेगा, उसको दूसरी जगह मजदूरी भी जाना पड़ता है। तो हमने व्यवस्था कर दी है। मैं समझता हूँ ये सारी की सारी स्थिति मैंने कहा है 1 महीने के अंदर आपको लगेगा पूरा राजस्थान एक साथ सफाई होने लग गई है और 1 साल के बाद हम आपको बताएंगे। कोशिश हमारा प्रयास है, कितनी सफलता मिलती है कि किसी भी गांव में आपको कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी। जहाँ गंदगी दिखाई देगी उस ठेकेदार के ऊपर 500 रुपये का एक जगह का जुर्माना होगा। और हम सबको ये ऑनलाइन करें साहब बना रहे हैं कि आपको जहाँ कहीं भी गंदगी दिखाई दे तो आप हमारे उस पर ऑनलाइन डाल दो, हमको वहाँ दिखाई दे जाएगी और सीधा हम संबंधित अधिकारी को भेजेंगे। यदि उसने भी 24 घंटे में उसका निस्तारण नहीं किया तो उस अधिकारी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसके कारण से पर्यावरण को जो प्रदूषित होता है उससे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत हम सुधार करने का प्रयत्न करेंगे और जो गंदगी कारण से लोग मरते हैं वो भी मरने की जो संख्या है वो भी घटेगी। इस प्रकार का राजस्थान सरकार प्रयत्न कर रही है। अभी विनोद जी ने बताया था कि राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाए। ये सच है पर कल्पना नहीं थी, कह दिया हमने। पर पंचायत राज के विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी हम सब मिलकर के कई जिलों में गए। जिलों में जाकर एक दिन में 10 से 15 मीटिंग की, चाहे किसानों के साथ करना पड़ा हो, मजदूरों के साथ करना पड़ा हो, स्कूलों में करना पड़ा हो, कोचिंग क्लासेज में करना पड़ा हो। और हमने कहा कि जिसको शौचालय का पैसा मिला है 12,000 रुपये फ्री, वो 2 पौधे लगाएगा। जो निःशुल्क अनाज ले रहा है सरकार का वो 5 पौधे लगाएगा। हमने कहा जो जिसके पास मोटरसाइकिल है वो 10 पौधे लगाएगा, जिसके पास छोटी कार है वो 20 पौधे लगाएगा और जिसके पास बड़ी कार है वो 25 पौधे लगाएगा। जो एसी का उपयोग कर रहा है वो 50 पौधे लगाएगा और किसान इतने पौधे लगाएगा जितने उसके खाते में जितने बीघा जमीन उतने पौधे लगाएगा। और स्कूल के सब बच्चों को कहा हमने तुमको इतने पौधे लगाना है जितने तुम्हारे परिवार में सदस्य हैं। हालांकि टारगेट पूरा उस प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन किसी ने आधा भी पूरा किया। इसको कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। फिर हमने 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे राजस्थान सरकार ने आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इस बार टारगेट है 20 लाख पौधे लगाने, 10 करोड़ पौधे लगाने का। और इसलिए हिम्मत आ गई हमें कि आप सब लोगों ने सहयोग किया। आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। और क्योंकि ये पर्यावरण को यदि नुकसान हो गया तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। इसलिए आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग पर्यावरण के प्रति समर्पित हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। और हमने
वाटरशेड को भी आग्रह किया है कि पानी का रिचार्ज होना चाहिए। इस प्रकार के काम करो। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने जो कम से कम हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे, और भी जितने भी स्कूल के भवन हैं, और कई सारा हमने कहा उनको निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से करके सरकार भी पूरी तरह से इस काम को कर रही है। आप सब लोग का सहयोग चाहिए। सरकार अलग से कुछ नहीं होती है, असली सरकार जनता ही होती है। ये जो काम किया वो आपने ही किया है, हम तो केवल मैनेजर के रूप में रहते हैं। और इस प्रकार से जैसे जैसे विद्वान लोग ये प्रकृति के पूजक हैं वो हमको दिशा निर्देश देते, रास्ता बताते हैं पर्यावरण के प्रेमी, हम भी आपके साथ साथ उसमें काम करने का यत्न करते हैं। तो आप सब लोगों ने जो राजस्थान में कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं आपको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आप सब मिलकर के जो काम कर रहे हैं उससे पर्यावरण में सुधार हो। जैसा भीलवाड़ा ने करके दिखा दिया है वैसे ही पूरे राजस्थान के लोगों से मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा के लोगों से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ें। अमृता देवी माँ ने हमको बहुत दी थी, विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जैसा राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में हुआ है। खेजड़ी गांव में 363 लोगों के साथ, अपनी 2 बेटियों के साथ अमृता देवी ने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन जीते जी पेड़ को नहीं काटने दिया। एक हमारा दुश्मन और खड़ा हो गया जिसको हम कह सकते हैं विलायती बम्बूल। ये विलायती बम्बूल ऐसी गैसें देता है जिससे सांस की बीमारियां होती हैं। उसके नीचे आसपास कोई पौधा पनपता नहीं है, वो कई सारे एक्सीडेंट कराता है, सड़क के किनारे खड़ा हो गया। ये बहुत ही खराब पौधा है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे उस समय के शासकों ने क्या सोचा होगा, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज़ों से बीज फेंके और जैसा कोई ऐसा लग रहा है कोई हिंदुस्तान को बर्बाद करने का षड्यंत्र था, वैसे बीजों को फेंक करके जगह जगह पर विलायती बम्बूल हो गए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि विलायती बम्बूलों का भी सर्वनाश करने के लिए हम कुछ कंपनियां ढूंढ रहे हैं। हमारे पास कुछ कंपनियों ने संपर्क भी किया है और कुछ अड़चने हैं उनको दूर करके हम इनको भी निकालने की कोशिश करेंगे ताकि ये लोगों को बीमार न करें। अधिक से अधिक पौधे आसपास पनप सकते हैं, जगह उनके मिल जाए, जगह भी हो जाएगी उसे कटने से, चरागाह पैदा करने के लिए भी जगह हो जाएगी, तो और पेड़ लगाने के लिए भी जगह हो जाएगी। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ इस काम के लिए, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।